हेलो आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दानिश नदीम सुखन्नान स्टोरीज से एक ऐसी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं जो सुनने में एक अफसाना या दास्तान मालूम होती है मगर है बिल्कुल हकीकत। परत दर परत लफ्ज दर लफ्ज हमारे साथ बने रहिएगा। अफसाना नहीं, हकीकत। एक शख्स, एक जुर्म, दो मुल्क, दो सजाएं। किसी एक शख्स को एक जुर्म के लिए दो अलग अलग देशों से सजा मिले, वो भी सदियों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन समझे जाने वाले भारत और पाकिस्तान। खास बात यह है कि दोनों देशों में एक जैसी धाराएं लगाकर सजा देने का काम किया गया। देशद्रोह जैसा बड़ा और संगीन अपराध साबित किया गया। सोचिए कि कैसे एक ही शख्स दो अलग अलग देशों की खुफिया एजेंसीज के लिए काम करता है। इस कहानी की सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि कैसे दुनिया के सबसे शातिर और बहादुर समझे जाने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को सरेआम बेवकूफ बना देती है। इस कहानी का एक अहम रोल भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आजादी से भी जुड़ा है। भारतीय सेना के वो वीर जवान जिन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई और अपनी कुर्बानी दी, जिसके नतीजे में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। सबसे रोमांचक बात यह है कि कैसे एक अंडरकवर एजेंट पहले भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को धोखा देता है। बाद में वही एजेंट पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है और भारतीय खुफिया एजेंसी को धोखा देता है। इस सब के बावजूद रॉ ने दो अहम और बड़ी कामयाबियां हासिल की। पहली, पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया और बांग्लादेश को आजादी दिलाई, और पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को अलग किया। ये कहानी हाशिम कुरैशी की है, जो दुनिया की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के श्रीनगर में पैदा हुए। एक अच्छे और पढ़े लिखे परिवार में जन्म लेने वाले हाशिम के कुछ रिश्तेदार पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी रहते थे। एक बार 1969 में यानी 1969 में हाशिम अपने एक नजदीकी रिश्तेदार की शादी में शरीक होने के लिए पेशावर जाता है। इसी शादी में हाशिम कुरैशी की मुलाकात एनएलएफ यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट के तत्कालीन अध्यक्ष मकबूल भट्ट से होती है। ये वही मकबूल भट्ट है जिसको बाद में तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। उस मुलाकात के दौरान हाशिम और मकबूल के बीच कश्मीर के हालात और आजादी को लेकर लंबी बातचीत होती है। कहा तो यहां तक जाता है कि इसी मुलाकात के दौरान हाशिम को एनएलएफ में शामिल की जाने की बात की जाती है और हाशिम की मुलाकात आईएसआई के बड़े अधिकारियों से कराई जाती है। हाशिम से कहा जाता है कि वो कश्मीर की आजादी के लिए काम करें, जिसमें आईएसआई उसकी पूरी मदद करेगी, हाशिम को भरोसे में लेने के लिए। आईएसआई का एक पायलट सिर्फ हाशिम को ट्रेनिंग देने के लिए लगाया जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हाशिम को जोर देकर यह कहा जाता है कि तुम वो प्लेन हाईजैक करो जिसको पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी उड़ा रहे हों। याद रहे, राजीव गांधी पायलट भी थे और उस वक्त उनकी मां यानी इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। हाशिम की पढ़ाई के दौरान हाशिम की मुलाकात बीएसएफ के जरिए रॉ के अधिकारियों से होती है, जिसमें हाशिम कुरैशी से कहा जाता है कि वो पीओके जाएं और हमारे लिए काम करें। क्योंकि हाशिम के बहुत से रिश्तेदार पीओके में रहते थे, इसलिए हाशिम पीओके की भौगोलिक जानकारियां इकट्ठा कर चुका था। इससे पता चलता है कि आईएसआई ने उसे भारत में जासूसी के लिए राजी कर लिया था और रॉ ने पाकिस्तान के लिए। आईएसआई के कहने पर वो भारतीय विमान को हाईजैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इस हाईजैकिंग के पीछे जो मुख्य वजह थी वो ये थी कि भारतीय जेलों में बीएसएफ के द्वारा कुछ कश्मीरी उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों में एनएलएफ के साथ साथ कुछ अन्य संगठन के लोग भी थे। खासकर उस वक्त कश्मीर की आजादी के लिए काम करने वाले नए नवेले संगठन अल फतह के लोग भी थे। एनएलएफ और अल फतह के लोगों को यह लगता था कि प्लेन हाईजैकिंग के जरिए गिरफ्तार किए गए अपने 36 लोगों को छुड़ाया जा सकता है। कहा यह जाता है कि जब हाशिम कुरैशी रॉ के द्वारा पाकिस्तान गया तो वहां जाकर आईएसआई के बहकावे में आ गया और फिर वो आईएसआई के लिए ही काम करने लगा। तो इस तरह एक भारतीय रॉ एजेंट आईएसआई का एजेंट बन जाता है और आईएसआई को भारतीय सेना और रॉ की जानकारियां देने लगता है। इसी दौरान पाकिस्तान में उसकी ट्रेनिंग भी चल रही थी। ट्रेनिंग के बाद जब वो भारत आता है तो उस पर नजर रख रही बीएसएफ उसको गिरफ्तार कर लेती है।
गिरफ्तारी के बाद बीएसएफ के द्वारा सख्ती से की गई पूछताछ के दौरान हाशिम अपना मुंह खोल देता है और बताता है कि आईएसआई की एक योजना है जिसमें राजीव गांधी द्वारा उड़ाए जाने वाले जहाज को हाईजैक किया जाए और उसके बदले में बीएसएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए 36 एनएलएफ और अल फतह के लोगों को वापस लाया जाए। जब आईएसआई का यह प्लान बीएसएफ और रॉ को पता चला तो दोनों एजेंसीज ने मिलकर बात की और उसकी जान के बदले अपना साथ देने के लिए राजी कर लिया। जिसके बाद हाशिम से कहा गया कि तुम आईएसआई के प्लेन हाईजैकिंग वाले प्लान पर ही काम करो, मगर हमारे तरीके से। फिर शुरू होता है रॉ का प्लान। इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन था गंगा, जिसको बेड़े से कुछ ही दिन पहले हटाया गया था, मतलब उसको उड़ाया ही नहीं जाता था क्योंकि गंगा काफी पुराना जहाज था। गंगा को फिर से उड़ने लायक बनाया जाता है, जिसके बाद गंगा को श्रीनगर से जम्मू रवाना कर दिया जाता है। रॉ ने तय किया कि हाशिम कुरैशी और उसके कजिन अशरफ कुरैशी को नकली बंदूकें और नकली हैंड ग्रेनेड दिए जाएंगे, जिससे ये दोनों इस तरह गंगा को हाईजैक करेंगे कि आईएसआई को लगे हाशिम और उसका कजिन आईएसआई के कहे मुताबिक ही काम कर रहा है। जबकि ये सब एक नाटक होगा, एक छलावा, एक मायाजाल, जिसकी हकीकत सिर्फ भारतीय एजेंसी को ही मालूम होगी। ऐसा ही होता है। हाशिम और अशरफ को नकली बंदूकें और नकली हैंड ग्रेनेड दिए गए और प्लेन में चढ़ा दिया गया। 30 जनवरी 1971 को श्रीनगर से इंडियन एयरलाइंस की उड़ान गंगा जम्मू के लिए रवाना होती है। इसके बाद रॉ के प्लान के मुताबिक गंगा को हाशिम और अशरफ के द्वारा हाईजैक किया जाता है और प्लेन की लाहौर में लैंडिंग परमिशन मांगी जाती है। जिसके बाद लाहौर एटीसी गंगा को लाहौर में लैंडिंग की परमिशन फौरन दे देता है। दूसरी तरफ 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के बीच जंग के हालात थे। चूंकि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था तो फौरन ही इस हाईजैकिंग की खबर ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित कर दी जाती है। खबर में कहा गया कि एक भारतीय नागरिक विमान जो श्रीनगर से जम्मू जा रहा था, जिसका 2 अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया है और इसको लाहौर ले जाया जा रहा है। और इस हाईजैक्ड भारतीय प्लेन की लाहौर एटीसी ने एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत दे दी है। प्लेन के लाहौर उतरते ही पाकिस्तान सरकार में मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एयरपोर्ट का दौरा किया और दोनों अपहरणकर्ताओं का हीरो की तरह स्वागत किया और दोनों अपहरणकर्ताओं को मुजाहिदे आजादी कश्मीर बताया। बाद में दूसरे अपहरणकर्ता अशरफ ने बताया कि उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये प्लेन ज्यादा कीमती है या इसमें बैठे हुए लोग। हाईजैकिंग के बाद अपहरणकर्ताओं ने अपनी 2 मांगें रखी। पहली मांग थी कि बीएसएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए एनएलएफ और अल फतह के 36 सदस्यों को फौरन रिहा किया जाए और दूसरी मांग ये थी कि उनके घर वालों को किसी तरीके से परेशान न किया जाए। लेकिन कुछ घंटों की बातचीत के बाद ही प्लेन में सवार सभी 30 यात्रियों को हाईजैकर्स ने प्लेन से उतारा और जाने दिया, जिनको बाद में सड़क के द्वारा अमृतसर के रास्ते भारत वापस भेज दिया गया। अब लाहौर एयरपोर्ट पर सिर्फ भारतीय विमान गंगा खड़ा हुआ है, जो कि इंडियन एयरलाइंस में किसी भी काम नहीं आता था। यात्रियों के लाहौर से निकलने से लगभग 80 घंटे बाद दोनों हाईजैकर्स हाशिम और अशरफ आईएसआई के कहने पर भारतीय विमान गंगा में आग लगा देते हैं, जिससे देखते ही देखते पूरा प्लेन खाक में तब्दील हो जाता है। उसके बाद बारी थी भारत की। भारतीय प्लेन को लाहौर में उतरने की इजाजत देना और उसको अपने सामने ही जलने देना। पाकिस्तान की इस हरकत का पूरा फायदा उठाया भारत ने। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और इसी के साथ साथ भारतीय एयर स्पेस पाकिस्तानी विमानों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। इनमें नागरिक और सैन्य विमान दोनों शामिल थे, जिससे पाकिस्तान के किसी भी जहाज के उड़ने पर रोक लग गई। जिसका नतीजा यह हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश जाने के लिए पाकिस्तानी विमानों को 3 गुना लंबी यात्रा करनी पड़ी थी, जिससे वक्त और ईंधन दोनों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। एक हल्के फुल्के जुमले में अगर कहा जाए तो भारत ने पाकिस्तान के पंख बांध दिए थे। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम का विरोध किया, मगर भारत सरकार बिल्कुल भी मानने के मूड में नहीं थी। दूसरी तरफ भारतीय एयर स्पेस बंद होने के कारण पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में
बद से बदतर हालात होते जा रहे थे और पाकिस्तान मजबूरी में ये सब कुछ हाथ पर हाथ धरे देख रहा था और भारत यही चाहता था। इसका फायदा भारत को बांग्लादेश पर जीत के रूप में मिला। अब जरा सोचिए कि हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी का क्या हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हीरो बताए गए दोनों लोग कहां थे, क्या कर रहे थे? पाकिस्तानी आला कमान को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि यह प्लेन हाईजैकिंग भारत के द्वारा रचा गया है और एक अभेद चक्रव्यूह था जिसमें पाकिस्तानी सरकार, फौज और आईएसआई बुरी तरीके से फंस चुके थे। पूरी दुनिया में मजाक बन चुकी आईएसआई ने इस घटना की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी ने बाद में बताया कि प्लेन हाईजैकिंग भारत के द्वारा रचा गया एक प्लान था, जिसके रिएक्शन के तौर पर भारत ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तानी विमानों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया था। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान ने 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कुछ दिन पहले ही मुजाहिदीन आजादी कश्मीर कहकर हीरो बताए जाने वाले हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी भी शामिल थे और एनएलएफ प्रमुख मकबूल भट्ट भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें से 23 लोगों को बरी कर दिया गया। बाद में 6 और लोगों को भी बरी कर दिया गया। इस मामले में सिर्फ एक आदमी को सजा हुई और वो था हाशिम कुरैशी। यहां तक कि हाशिम के इस गुनाह के बराबर के शरीक अशरफ कुरैशी को भी रिहा कर दिया गया। सजा से पहले जब हाशिम पाकिस्तान में हीरो की जिंदगी गुजार रहा था, तब उसने वहां की एक खूबसूरत लड़की से शादी भी कर ली थी। अपनी 7 साल की सजा पूरी करने के बाद हाशिम पाकिस्तान से निकलकर कनाडा चला जाता है और अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा वहां गुजारता है। इस घटना के लगभग 30 साल बाद यानी 29 दिसंबर सन 2000 को हाशिम कुरैशी भारत वापस लौटता है। जैसे ही हाशिम दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरता है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, उससे पूछताछ होती है और उस पर भारतीय प्लेन गंगा की हाईजैकिंग का मुकदमा चलाया जाता है। कुछ दिन बाद उसको जमानत मिल जाती है, जिसके बाद वो वापस श्रीनगर चला जाता है। हाशिम के कश्मीर पहुंचते ही जम्मू और कश्मीर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और यह मुकदमा बिल्कुल उस मुकदमे की तरह होता है जो उस पर पाकिस्तान की अदालत में चलाया गया था। इस मुकदमे में हाशिम के साथ साथ मकबूल भट्ट को भी आरोपी बनाया गया था। अदालत में हाशिम कुरैशी ने अपने बचाव में यह दलील दी थी कि जिस जुर्म का मुकदमा उस पर यहां चलाया जा रहा है, उसकी सजा वो पाकिस्तान की जेल में काट चुका है और भारतीय संविधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। भारत के जाने माने वकील KTS तुलसी ने यह मुकदमा लड़ा और हाशिम कुरैशी को रिहा करा लिया। इसके बाद हाशिम कश्मीर लौट गया और अपनी जिंदगी किताबें लिखने, मैगजीन और अखबार में लिखकर गुजारता रहा। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान आज तक इस प्लेन हाईजैकिंग का आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि यह पूरी प्लेन हाईजैकिंग रॉ का एक नाटक था और भारत का मजबूत पक्ष यह है कि हमने पाकिस्तान की आतंकवाद के प्रति सहानुभूति को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। उधर हाशिम कुरैशी जैसा डबल एजेंट जो पहले आईएसआई के लिए भारत के खिलाफ और भारत के लिए आईएसआई के खिलाफ काम करता था और इस घटना के लंबे वक्त के बाद मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। तो यही थी आज की हमारी कहानी, एक शख्स, एक जुर्म, 2 मुल्क, 2 सजाएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारी हर अगली वीडियो की दस्तक वक्त से पहुंच जाए। आपका बहुत शुक्रिया। सुखन्दान स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए।